प्यारे बच्चों नमस्कार। सोशल टॉक के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि आजकल चारों तरफ बड़े ही ज्वलंत रूप में छाया हुआ है और वो है कि आने वाला जो समय है वो इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम में हमें अपना वोट देना है। हमें अपना वोट किसे देना है, क्यों देना है, क्या सोच कर देना है, इसी विषय पर मैं अपने विचार रखूंगा। ये विचार मेरे पूर्णतः स्वयं के होंगे। जितना मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, जितना भी मैं सीख पाया हूँ, चीज़ों को समझ पाया हूँ, वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगा। और बेसिकली हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमसे कई तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करने की रिक्वेस्ट बच्चों ने करी है और हम उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर अपने विचार आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन इलेक्शन का टाइम है, इसलिए हमारी एक स्टूडेंट रिंकी गुप्ता ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया था सर कि आप हमें मार्गदर्शन करें कि हमें किसे वोट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी निर्णय लेने में मुश्किल होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप वोट दें तो तार्किक होकर वोट दें, यानी कि सोच समझ कर, हर चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, हर चीज़ को तोल कर, मोल कर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी आप वोट दें तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप चुन किसे रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मुख्यमंत्री चुन रहे हैं तो आपके राज्य के हित में क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं तो आपके देश के हित में क्या होगा, उस चीज को ध्यान में रखकर आप अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करें। कौन प्रधानमंत्री पद पर खड़ा हो रहा है, किस पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है प्रधानमंत्री पद के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं अल्पमत की सरकार और मिलावट की सरकार के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसी सरकार में कड़े कदम लेने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। क्योंकि कई बार कड़े कदम किसी के लिए सही होते हैं, किसी के लिए गलत होते हैं, तो कई बार ब्लैकमेलिंग की स्थिति आ जाती है, तो उससे कभी कभी राष्ट्रहित में जो निर्णय होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट या मिलावट वाली सरकार के पक्ष में कभी भी नहीं रहता हूं। अगर सरकार बने तो हमेशा बहुमत के साथ में बने, अन्यथा नहीं। क्लियर? तो आपको बिल्कुल क्लियर माइंड होना चाहिए यहां पर, ठीक है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जितना भी अभी आसपास माहौल चल रहा है और वाद विवाद चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उन सब के बीच में मैं अपने विचार यहाँ पर रखता हूँ बच्चों। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको किस पार्टी को वोट करना चाहिए। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी विचारधारा क्या है और मैं क्या सोचकर वोट देता हूँ। सिंपल सी बात है, मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, सिंपल। और अपने राष्ट्र से बहुत हद तक प्रेम करता हूँ और उसके बीच में कोई भी इफ एंड बट नहीं है और ना ही कोई नाते रिश्तेदारी राष्ट्र प्रेम से बढ़कर है मेरे लिए। मेरा धर्म भी राष्ट्र है, मेरा कर्म भी राष्ट्र है, मेरी सबसे बड़ी नाते रिश्तेदारी भी राष्ट्र से है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी मेरा राष्ट्र है। दैट्स ऑल। और इस राष्ट्र के हित में जो भी होगा, जो इस राष्ट्र के हित में काम करेगा, मेरा वोट उसे जाएगा। सिंपल सी बात है। और हर व्यक्ति के अंदर, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, आपके अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा हमेशा होना चाहिए जो आपके काम में छलकना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, भले ही आप डॉक्टर हो, भले ही आप इंजीनियर हो, भले ही आप साइंटिस्ट हो, भले ही आप प्यून हो, भले ही आप एक क्लर्क हो, भले ही आप एक बैंक में नौकरी करते हो, भले ही आप कोई बिजनेस करते हो, आपके हर काम में आपका राष्ट्र प्रेम छलकना चाहिए। इट मीन्स दैट कि जब वो आप काम कर रहे हो तो बेसिकली आप सेवा दे रहे होते हैं किसी भी काम में, तो आपकी वो सेवा आपके राष्ट्र के प्रति समर्पित होनी चाहिए और ईमानदारी से की जानी चाहिए। तो आप एक राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि किसी भी काम को जब आप ईमानदारी से करते हैं तो निश्चय ही उसमें राष्ट्र का ही हित होता है। एंड इन सबके साथ में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कोई भी कदम, मेरा कोई भी विचार ऐसा ना हो जो देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता, देश का भाईचारा या देश को किसी गलत रास्ते पे ना लिए जाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आजकल जो चल रहा है उसमें कई ऐसे विचार आ रहे हैं जो राष्ट्र को राष्ट्र मानने से ही इनकार करते हैं
वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, बेफजूल की बातें करते हैं, जबकि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हम राष्ट्र हित में काम करें। ठीक, तो यहाँ पर मेरा समझाने का उद्देश्य था कि हमारी टॉप प्रायोरिटी में राष्ट्र हित होना चाहिए। उसके बाद में फिर दूसरे मुद्दे आते हैं, कानून व्यवस्था है, सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा जैसे कह रहे हैं, स्वास्थ्य है, लोगों को नौकरी देना है, लोगों को पानी की सुविधा देना है, लोगों के लिए घर देना है, लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करना है, अच्छी सड़कें होना चाहिए, विकास होना चाहिए, एंड सो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा पर्यावरण होना चाहिए, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के ऊपर हमेशा राष्ट्र प्रायोरिटी में रहेगा, यानी कि राष्ट्र सही दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र की अखंडता के साथ में कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी इस तरह की कोई विचारधारा शुरू होती है तो वो पहले बहुत ही छोटे पैमाने पर शुरू होती है, और अगर हम उसको लगातार नज़रअंदाज करते चलें तो वो एक दिन बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आ जाती है और वो राष्ट्र के लिए बहुत ही विध्वंसकारी होता है। और उसका एग्जाम्पल 1947 में हमें मिला था। ठीक, इस विचारधारा ने 1947 में देश के 3 टुकड़े कर दिए। ठीक है, जबकि हम आज़ादी के लिए साथ में लड़ रहे थे, हमें आज़ाद साथ में होना चाहिए था, हम कई हजारों वर्षों से साथ में रह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब एक होने का संदेश हमें देना चाहिए था तब हमने एक होने का संदेश नहीं दिया और हम टूट गए। इस विचारधारा को हमें खत्म करना है अपने बीच में से, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम इस विचारधारा को पनपने देते हैं, उसको बड़ा होने देते हैं, तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत ही विध्वंसकारी हो सकता है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को अस्थिर करने में लगी हुई हैं। जब हम किसी भी रूप में आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, जब हम किसी भी रूप में अपने आप को श्रेष्ठ बता के, अपने आप को अलग बता के इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ जो लीडर्स हैं वो अक्सर इस तरह की घटिया स्तर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए एक संकेत है, हमें सजग हो जाना चाहिए। ठीक, एंड मैं उस सरकार को चुनूंगा जो इस तरह की विचारधारा को खत्म करने का वादा करती हो, जो इस तरह की विचारधारा के प्रति एक कड़ा रुख रखती हो, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 1947 में अगर हमने इस विचारधारा को खत्म कर दिया होता तो ये बहुत अच्छा होता हमारे देश के लिए, तो शायद हम आज बहुत आगे होते और बहुत हिल मिलकर रह रहे होते अपने भाइयों के साथ में। लेकिन उस विचारधारा ने आज भी हमें नहीं छोड़ा है, आज भी हम उस विचारधारा के लोगों को अपने आसपास पाते हैं। तो उस विचारधारा से हमें ऊपर उठना है, और उस विचारधारा को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हमारे लिए राष्ट्र प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट हो, राष्ट्रवाद सबसे इंपॉर्टेंट हो, टॉप प्रायोरिटी में हो। हम किसी भी धर्म के हों, हम किसी भी जाति के हों, हम किसी भी संप्रदाय के हों, हम किसी भी तरीके से पूजा करते हो, किसी भी तरीके से काम करते हो, कुछ भी खाते पीते हों, वो सब एक अलग बात है। उसके ऊपर वाद विवाद करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना एक अलग इशू है। लेकिन जब भी राष्ट्र की बात आएगी, हम सबको साथ में हो जाना चाहिए, किसी भी रूप में साथ में हो जाना चाहिए। ठीक, सो हमें एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना पड़ेगा, तभी ये राष्ट्र अस्तित्व बनाए रखेगा। अगर हम धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम से लड़ते रहे तो ये हम लोगों की मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में कैसा भी व्यवहार हुआ हो, बीइंग ओबीसी, कई बार हमें भी कहते हैं गलत व्यवहार सहना पड़ता है, या आपको भी हो सकता है सहना पड़ा हो, लेकिन कभी भी ये जो व्यवहार है हमारे राष्ट्रवाद के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हमारी प्रायोरिटी हमेशा अपना राष्ट्र और राष्ट्र ही रहना चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में मैं आता हूँ। आप मेरी इतनी बातें सुनकर ये समझ गए होंगे कि मैं बेसिकली जो करंट में गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, और जिसके मुखिया, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनको इस बार अगले जो 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, मैं उसमें उन्हें सपोर्ट अवश्य करूंगा, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला रीज़न तो यह है कि इस सरकार ने या हमारे प्रधानमंत्री ने पहली बार लोगों के बीच में राष्ट्रवाद को एक रेगुलर सोच में डाल दिया है।
रेगुलर सोच में डाल दिया है। पहले तो नॉर्मली 15 अगस्त या 26 जनवरी आता था, उस दिन ही बस हमारे देश में देश के प्रति जो प्यार है वो उमड़ता था और उसके बाद दूसरे दिन से हम अपने काम में लग जाते थे। लेकिन उस समय भी कई लोग रहे होंगे जो हमेशा राष्ट्र के विषय में सोचते होंगे, लेकिन इन्होंने हम में से कई लोगों को रेगुलरली सोचने पर मजबूर किया, देश के बारे में काम करने के लिए प्रेरित किया। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी श्री नरेंद्र मोदी जी में। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस किया और देश का ध्यान खींचा, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्होंने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर फोकस किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साफ सफाई चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके मोहल्ले में हो, चाहे आपके शहर में हो या आपके देश में हो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं पर स्वस्थ शरीर होता है और स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क ही वास्तव में विकास करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और जो एक अच्छी बात मुझे लगी कि इन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि हर घर में टॉयलेट हो। इन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया कि गाँव में जहाँ पर टॉयलेट नहीं होते हैं वहाँ पर स्त्रियों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। भाई पुरुषों का तो ऐसा है कि वो तो जहाँ उनकी मर्जी हुई तब जाके वहाँ बैठ जाते हैं, किसी नदी के किनारे बैठ गए, कहीं पे भी लोटा लेके बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ महिलाओं के साथ में नहीं हो सकती है, तो उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। और ये चीज़ तो मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण क्षेत्रों की रही है। मैंने अपने घरों में अपने मामा जी के यहाँ पर अपने दूसरे जो नाते रिश्तेदार हैं, मैंने वो चीज़ वहाँ पर फील किया है कि वो लोग अंधेरा होने का वेट करते थे। तो इस चीज़ को एड्रेस करना ये बहुत ही बड़ी बात थी, जबकि पिछले इतने दिनों में 70 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में ये चीज़ मेंशन नहीं करी, अपने मुंह से ये नहीं बोला, इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया। क्योंकि जब कोई देश का प्रतिनिधि, देश का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस चीज़ को एड्रेस करता है तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, लोग उसके ऊपर काम करते हैं, और उसका असर हुआ भी है। आज कई ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि लगभग सभी जगहों पर लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया है और इसके ऊपर लोगों ने चर्चा करी, बात करनी शुरू हुई कि भैया ये बात क्या हो रही है, और उसका नतीजा हमारे सामने बहुत ही सुखद आया। आपने देखा होगा कि बीच में 2 मूवीज़ आई थी अक्षय कुमार की, एक तो टॉयलेट एक प्रेम कथा आई थी और उसके बाद में एक पैडमैनी आई थी। तो ये जो 2 चीज़ें, जो 2 पिक्चर्स थी, इन पिक्चरों ने हमारे देश की जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया, उन्हें जागरूक किया, पुरुषों को जागरूक किया कि वो सोचें कि ये बहुत ज़रूरी है भाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसने देश में एक नई ऊर्जा लेकर आई, एक नई सोच लेकर आई और इस दिशा पे लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात होती है। अक्सर मैं भी अपने शायद माता जी या अपनी पत्नी से भी शायद इस विषय में ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाता हूँ, या हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस सोच को हमारे दिमाग में बिठाया गया कि आप उनके स्वास्थ्य और उनकी साफ सफाई के विषय में भी सोचें, उनके लिए सोचें। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। इसके बाद में कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करी, एंड उसमें कई सारी योजनाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया जो एक योजना थी, वो बहुत ही काम की योजना थी, जो लोगों को प्रेरित करती थी इस बात के लिए कि आप अपने देश में उद्योग स्थापित करिए, आप अपने देश में हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करिए, अपने देश में उत्पाद बनाना शुरू करिए। अगर आप कभी भी डिटेल में या थोड़ा डीप में जाके सोचें तो किसी भी देश में जितनी चीज़ों की डिमांड होती है, अगर उनमें से ज़्यादातर चीज़ें उसी देश में बन रही हो तो वो देश निश्चित ही आर्थिक रूप से काफ़ी तरक्की कर लेता है। लेकिन जितनी उसकी डिमांड है, अगर उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है तो फिर बहुत ही दिक्कत वाली बात होने लगती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। अगर आपने कभी ध्यान से सोचा हो कि हमारे देश के जो नागरिक हैं या मैं और आप हैं, हम लोग जो अपने रोज़मर्रा में सामान इस्तेमाल करते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे किराने का सामान हो, चाहे टूथपेस्ट हो,
टूथब्रश हो, खाने का सामान हो, बिस्किट हो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग घर में डेली यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके देश में बनती हैं और आपके देश के ही किसी नागरिक के द्वारा स्थापित की गई कंपनी के द्वारा वो उत्पाद बनाया जा रहा है, वो चीज़ बनाई जा रही है? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। नॉर्मली हम लोग नहीं सोचते हैं। जब हम ये चीज़ सोचने लगते हैं, वहीं से राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र प्रेम की बात शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ खर्च कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि वो मेरे देश के ही किसी व्यक्ति के काम आए। तो यही एक राष्ट्रवाद का रूप है जो हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन हम बातें तो करते हैं बहुत सारी, लेकिन उसको अपने एक्ट में नहीं ला पाते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि मेरे घर में जितनी भी चीज़ें आएँ वो इस देश के लोगों द्वारा बनाई गई हों और इस देश के किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई कंपनी के द्वारा ही वो उत्पाद बनाया गया हो। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमारा बस नहीं है, यानी कि वो चीज़ यहाँ नहीं बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल डीजल और पेट्रोल जो है वो हमारे पास इतना नहीं है पर्याप्त, तो ठीक है, हम उसको बाहर से ले आएंगे। मतलब जिसमें हम कम हैं वो चीज़ बाहर लाने में कोई दिक्कत, बाहर से लाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको हम कर सकते हैं, जो हमारे पास में है, जो हमारी क्षमताओं में है, उसको भी अगर हम ना करें तो ये हमारी कमजोरी है। इस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया मिस्टर मोदी ने। कैसे किया? मेक इन इंडिया के माध्यम से उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि आप हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ अपने देश में बनाने का प्रयास करिए। और इसके लिए उन्होंने मुद्रा योजना भी शुरू करी, लोगों को लोन देने की को प्रयास किया कि आप अपना काम शुरू करिए, जैसे भी हो छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करिए। स्टार्टअप योजना शुरू करिए, स्टार्टअप्स में आप अपना खुद का इंडस्ट्री स्टार्ट करिए, अपने छोटे छोटे उद्योग शुरू करिए, उसमें कुछ बनाना शुरू करिए ताकि वो आपके ही लोगों के काम आए। लेकिन ये सारी चीज़ तब सफल हो सकती है जब हम उन उत्पादों को खरीदें, जब हमारे अंदर इतनी समझ हो कि हमें कौन सा उत्पाद लेना है, कौन सा उत्पाद नहीं लेना है, कौन सी हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। जब हम ये चीज़ समझने लगें तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी ना मिले, लेकिन जब तक आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं तब तक उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता में इजाफा नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश होने के बाद में स्टैंड करने के लिए और लंबे समय तक रन करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, और वो तभी उसके पास रह पाती है जब उसके कस्टमर रेगुलरली उसके प्रोडक्ट्स को ले रहे हों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, नाउ इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो पिछले लगभग 10 से 12 सालों में हमारे देश में विदेशों से आने वाला जो सामान है, चाहे चाइना से हो, चाहे साउथ कोरिया से हो, चाहे यूएस से हो, चाहे और दूसरी देशों से हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि हम जो उपभोक्ता हैं, जो भारतीय उपभोक्ता हैं, उन्हें अपने देश की चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं, बाहर की चीज़ें पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी खरीदना है तो हमें सोनी का खरीदना है, या हमें सैमसंग का खरीदना है, या हमें एलजी का खरीदना है। फ्रिज खरीदना हो तो हम सोनी का लेंगे, एलजी का लेंगे, या फिर किसी बड़े ब्रांड का लेंगे। ठीक, या हमें अगर मान लीजिए मोबाइल खरीदना है तो आजकल तो चाइनीज़ मोबाइल की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। हमें ओप्पो खरीदना है, वीवो खरीदना है, Xiaomi खरीदना है, MI खरीदना है। बट वी आर नॉट फोकसिंग कि हमें कोई इंडियन ब्रांड भी लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे किसी भाई या किसी मित्र के द्वारा चलाया जा रही कंपनी है। और अगर हम रेगुलरली केवल विदेशी माल को ही खरीदते रहेंगे तो भैया एक दिन तो वो बंद ही हो जाएगी। फिर आप कहाँ से रोजगार की बात करोगे भैया? आपके देश में कहाँ से रोजगार पैदा होगा? ठीक, अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ पर आके केवल असेंबलिंग यूनिट बना लेती है, लेकिन उसका सारा रॉ मटेरियल बाहर से ही सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या रोजगार दिया उसने हमारे देश में? कुछ नहीं दिया, बहुत कम लेवल पे दिया। क्योंकि मेन होता है कि कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होकर अपने फिनिशिंग तक और अपने कस्टमर तक पहुंचने के लायक जो होता है, वो जब इस देश में बनने लगता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है। तो हमें उसके विषय में सोचना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं। हमें तो जो बड़े बड़े विज्ञापन टीवी पे दिख जाते हैं, हमें लगता है कि वही बहुत अच्छा है और हमें वही खरीद लेना चाहिए। तो ये वास्तव में हमारी कमजोरी है। अगर हम आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, हमारे देश में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये हमारी कमजोरी है। ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है कि हम मार्केट से क्या खरीद रहे हैं और हम किन उद्योगों को चलाना चाहते हैं, किन उद्योगों को खत्म करना चाहते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो शायद ही आप मार्केट में कभी आपको कोई खिलौना मेड इन इंडिया मिलेगा, सब मेड इन चाइना ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आप
लैपटॉप लेने जाएंगे तो शायद आपको अब कोई लैपटॉप जो है या कंप्यूटर जो है वो भारतीय कंपनी का नहीं मिलेगा, सब विदेशी मिलेंगे। जो बची कुछ कंपनियां 2010 से पहले चल रही थी वो भी बंद हो गई हैं या फिर ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना, या हो रही हैं कि धीरे धीरे ख़त्म। अगर हम लोगों की कृपा रही तो और जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। फिर मेरे हिसाब से बेरोज़गारी का जो ढोल है उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, उसके लिए हमें जिम्मेदार होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपको हिंट कर सकती है कि भैया मेक इन इंडिया शुरू करो। मतलब वो वास्तव में उद्योग शुरू करने के साथ साथ हमारे लिए भी एक संकेत है कि हमें क्या खरीदना चाहिए या किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट खुले रूप में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि आप चाइनीज़ या विदेशी कंपनियों के माल का बहिष्कार कर दिए, क्योंकि वो विदेशी संधियों से बंधे हुए हैं। उन्होंने कुछ हस्ताक्षर कर रखे हैं भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ में, या विश्व स्तर पर जिनका वो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितने उद्योग यहाँ पे बचाए रखना चाहते हैं और कितने उद्योगों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके विषय में आप ज़रा सोचिएगा। तो जो रोज़गार है वो कितने होंगे, कितने ज़्यादा होंगे, कितने हमारे लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा, ये बहुत हद तक हमारे ऊपर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा कि सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती है, ठीक है। नौकरियां एक सीमित मात्रा या सीमित संख्या में ही दी जा सकती हैं और कुछ लोगों को ही दी जा सकती हैं योग्यता के आधार पर। लेकिन कोई भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, कोई भी जो मार्केट में ज़रूरत है उसके हिसाब से अपनी लाइन चूज करके आगे बढ़ सकता है। तो ये दूसरी चीज़ थी मेक इन इंडिया, इसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और ये मेरे लिए सिंपल सी बात है, मैं तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो जो चीज़ मेरे राष्ट्र के हित में होगी वो मुझे अच्छी लगेगी, दैट्स ऑल। अब इसके बाद में जो छोटी छोटी बातें हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है मोदी जी की। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को एक ब्रांड बनाया पूरी दुनिया में, भारत को एक ब्रांड बनाया, भारत की एक ख्याति, भारत की एक इमेज बनाई, भारत के लोगों की एक वैल्यू स्थापित कर दी गई है आज पूरी दुनिया में। भारत ने अपने नागरिकों को जो देश के बाहर रह रहे हैं उनको ये एक, जिसे कहें कि विश्वास दिलाया है कि भारत हर स्थिति में आपके साथ हैं और आप भारत के नागरिक हैं। और भारत के लोगों में ये प्राउड फील आई है, भारत के लोगों ने महसूस करना शुरू किया है, बाहर जो रह रहे हैं, कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा देश हमारे पीछे बैक सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ये एक फीलिंग आ जाना आपके अंदर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना, क्योंकि एक बैक सपोर्ट हर व्यक्ति चाहता है अपने पीछे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जो इस देश की सरकार ने किया है। देन इसके बाद में अगर मैं इस मुद्दे पर जाऊं कि देश की इस मोदी सरकार ने जो डिफेंस है, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको काफ़ी सशक्त किया है, उनको डिसाइसिव पावर दी है, उनको आतंकवाद से लड़ने की एक रणनीति पे काम करने की खुली छूट दी है। और खासकर वो लोग जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालते थे, उन लोगों को एक जवाब, उन लोगों को एक मैसेज दिया है कि इस तरफ मत देखना भैया, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। हमें इस तरह का एक सशक्त प्रधानमंत्री चूज करना चाहिए, क्योंकि जो देश की सुरक्षा के लिए एक सही निर्णय ले सके, हमें ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कमजोर प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए भाई, ठीक है, जो हमारे देश की सुरक्षा को ही बना ना सके, हमारे देश के लोगों को सुरक्षित ना रख सके बाहरी आक्रमण से या बाहरी लोगों से, वो प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश पर बुरी नज़र से देखने वालों की आंखें फोड़ दे, हाथ काट डालें। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हम कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, हम बहुत शांति से रहने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमें परेशान करने की कोशिश करी किसी ने, तो वो उसकी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, ऐसा हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो उस मामले में इस मोदी सरकार ने देश के डिफेंस फोर्सेस को काफ़ी सशक्त किया है और उनके अंदर भी एक जोश पैदा किया है, राइट। तो ये मुझे अच्छी बात लगी है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट योजना है इस गवर्नमेंट की, जो आयुष्मान भारत योजना है, वो मुझे काफ़ी थोड़ी टेक्निकल और बढ़िया लगी, क्योंकि हमने देखा कि हम काफ़ी समय से अपने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे। हमने इम्प्रूवमेंट किया है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हमें एक खास स्तर पर पहुंचना था, हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमने जो गरीब लोग थे,
काफ़ी बड़ी जनसंख्या को हमने कवर किया है, काफ़ी बड़े परिवार, बड़ी संख्या में परिवारों को कवर किया है कि हमने उनको 5 लाख का बीमा मुफ्त दिया है। हमने आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं एंड अगर आप ध्यान से देखें तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। अब आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया वो कार्ड लीजिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी चिन्हित कर दिए हैं गवर्नमेंट में, आप उनमें जाइए, 5 लाख तक का अपना फ्री में इलाज करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ है, वहाँ इलाज शायद नहीं मिल पा रहा है उतनी गुणवत्ता का, आप प्राइवेट में इलाज करवाइए। आपको 5 लाख तक का बीमा मिल गया है, एंजॉय करिए, जहाँ इलाज कराना हो कराइए। और ये एक बहुत बड़ी क्रांति है किसके क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि अब आपको सरकारी मशीनरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप उस बीमा योजना के माध्यम से उस 5 लाख तक के बीमा का, 5 लाख तक का इलाज जो है वो कहीं पर भी करवा सकते हैं। आप पहले लिस्ट देख लीजिए कि आपके आसपास का कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल उस लिस्ट में है और आप वहां जाके अपना इलाज करवाइए। 5 लाख तक का कोई दिक्कत नहीं है। सारा आपको दवाइयाँ फ्री मिलेगी, जो आपका आईसीयू चार्जेस हैं वो सब फ्री मिलेंगे। बहुत बहुत ही काम की योजना है। और अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए और सरकारी तंत्र इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो इससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें, या आपने भी ये चीज़ महसूस किया होगा कि आप या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति ने जो गरीब है उसने अपने स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर या दवाई गोलियों के ऊपर कभी कभी इतना खर्च कर दिया होगा कि वो बर्बाद तक हो गया होगा, उसको अपनी ज़मीनें तक बेचनी पड़ गई होंगी। ऐसा होता है, कई बार होता है, और मेरे आसपास भी कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। तो ये योजना जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो छोटे हैं, गरीब हैं, पैसा नहीं है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, जैसे तैसे अपना घर गुजारा बसर कर रहे हैं। तो वो एक तरह से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कि यार अब मुझे इलाज फ्री में मिलेगा, अब मुझे इलाज की कोई चिंता नहीं है। मेरे घर में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी आ जाए, मैं अब उसको क्योर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए सक्षम हूँ क्योंकि मेरे पास में वो कार्ड है। लेकिन ईश्वर करे कि कोई बीमार हो ही ना इस देश में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि स्वस्थ रहना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक जो योजनाएं थी, जो मोदी सरकार के काम थे, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो इसलिए मैं इस मोदी गवर्नमेंट को एक 5 साल और देना चाहूँगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं करेगी आगे, ठीक है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ ओके, वो अपनी जगह पर सही है, ठीक है, उन्होंने जैसे सरकार चलाई हो इज़ ओके। लेकिन अगर हमने इस गवर्नमेंट को 5 साल दिए हैं तो इसने जो 5 साल में काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम किया है, और मैं चाहूँगा कि इसको 5 साल और दिए जाएं ताकि ये इन कामों को आगे बढ़ाए। क्योंकि जब भी हम कोई नए काम करते हैं तो उनके रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा समय लगता है। वो समय 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है। तो अगर हमें इस गवर्नमेंट को 5 साल देने पड़े तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पिछले 5 सालों में इस सरकार के ऊपर किसी भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया। इस सरकार के ऊपर किसी भी तरह के काले धन को इकट्ठा करके देश को चूना लगाने का मामला सामने नहीं आया है। ये इस गवर्नमेंट को अगले 5 साल देने के लिए काफ़ी बड़ा कारण बन सकता है। बाकी नॉर्मली जो गवर्नमेंट काम करती हैं इन सबको छोड़कर, जैसे मैं कहूँ कि रेगुलरली वैकेंसीज आना, वो आ रही हैं, रेलवे में भी आ रही हैं, यूपीएससी में भी आ रही हैं, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स में भी आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रही हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी पद खाली हैं और जितने पद खाली हैं अभी और अच्छी वैकेंसीज आनी चाहिए, लेकिन ठीक है, आ रही हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सारी वैकेंसीज रोक दी गई हैं, आ रही हैं। तो जो अननेसेसरी का माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो बेकार है, उससे बचिए आप लोग भी। डिसाइड बिल्कुल आप क्लियर माइंड होके मेरे हिसाब से मोदी जी को आप वोट कर सकते हैं। आपका वोट खराब नहीं जाएगा, देश हित में ही जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के सोचने, व्यक्ति के बात करने, व्यक्ति के काम करने के तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये व्यक्ति काम का है या केवल बकबक करने वाला है, ठीक है ना। काम किया है, दैट्स व्हाई वी सपोर्ट द मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। एंड एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में अभी आई कि ये जो मन की बात प्रोग्राम मोदी जी ने शुरू किया था, जो नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, आई अप्रिशिएट, मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि शायद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने
इतने बड़े स्तर पर और कंटिन्यूअसली लोगों के साथ में संवाद किया, लोगों के साथ में बात करी, लोगों के साथ में ऐसे ऐसे विषयों पर बात करी जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे और जो हमें प्रेरित कर रहे थे कि हम अब कुछ नया करें। कई लोगों की चर्चा, उन्होंने कई लोगों का नाम तक लिया जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे थे। तो ये एक मोटिवेशन होता है, जब हमारा प्रधानमंत्री हमसे बात करता है, हमारा नाम लेता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक जिसे कहें कि एक आम नागरिक का प्रधानमंत्री के साथ में कांटेक्ट होने लगा था, कन्वर्सेशन होने लगा था। तो आई अप्रिशिएट दिस कन्वर्सेशन, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग मेरी विचारधारा से या मेरी बातों से संतुष्ट ना हो और दूसरे भी तर्क आपके सामने हों, लेकिन क्या होता है कि तर्कों का कोई अंत नहीं होता है। हर चीज़ के अंत में आप क्यों क्या लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव विचारधारा को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, सकारात्मक रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहने की मेरी आदत नहीं है। क्लियर माइंड का व्यक्ति हूँ, सीधे सपाट जो दिखता है, जो सही होता है, जो राष्ट्र हित में होता है, उस दिशा में निर्णय लेता हूँ। और जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई करी है, जिनको मैंने पढ़ाया है, वो कुछ हद तक मेरे व्यक्तित्व से भी परिचित होंगे कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। तो अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा हो रहा हो तो आप निश्चित ही इस गवर्नमेंट के साथ में जा सकते हैं। शायद हमें कुछ अच्छा देखने को मिले या हमें कुछ अच्छा मिले हमारे राष्ट्र के लिए, जो कि आज हमारी आवश्यकता भी है। तो आई होप कि ये जो डिस्कशन है या जो मेरे विचार हैं वो आपके लिए आगे आने वाले जो इलेक्शन है, लोकसभा 2019 के इलेक्शन, उसमें आपको एक सही प्रधानमंत्री चुनने में मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो निश्चिंत होके हर तरफ से खूब बातें सुनिए और फिर डिसीजन लीजिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूँगा कि आपके हर काम में, आपके विचार में, आपकी हर एक्टिविटी में राष्ट्र प्रेम झलकना चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र की अखंडता सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र अगर बना रहेगा तो आपका और मेरा अस्तित्व होगा, और अगर इस राष्ट्र को ही खतरा होने लगे तो फिर आपकी और मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो राष्ट्र के लिए सोचिए। जब ज़्यादातर लोग राष्ट्र के हित में सोचने लगते हैं तो राष्ट्र का हित होता है, और जब ज़्यादातर लोग राष्ट्र के विषय में ना सोचकर अपने व्यक्तिगत विचारों को महत्व देने लगते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व देने लगते हैं, तो नुकसान होता है या देश की अखंडता को खतरा होने लगता है। तो राष्ट्र हित में सोचिए, क्योंकि अब हमें 1947 दोबारा नहीं दोहराना है। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो राष्ट्र के विषय में अच्छा नहीं सोच सकता है, जो सकारात्मक होकर नहीं सोच सकता है, जो एक साथ हिल मिलकर नहीं रह सकता है, वो निश्चित ही इस देश के लिए अच्छा नहीं है, वो इस देश के लिए खतरा है। पहचानिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिसको इस देश से प्यार होगा वो कभी इस देश के विषय में बुरा नहीं सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा। हर चीज़ के ऊपर केवल राष्ट्र रखिए, कोई चीज़ भी राष्ट्र से बड़ी नहीं होती है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं अपने धर्म को भी अपने राष्ट्र से छोटा मानता हूँ। राष्ट्र सर्वोपरि धर्म है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि धर्म है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा और कुछ लाभकारी आपके लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट टॉक में मैं आपके लिए कुछ नए विषय जल्दी लेकर आऊँगा। सोशल टॉक में भी बहुत जल्दी कुछ नए विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। काफ़ी विषय मेरे पास आ चुके हैं जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में किए हैं। इस वीडियो के एंड में भी अगर आपको लगे कि जो मैंने डिस्कशन किया है उसमें अगर आप कुछ और प्रश्न पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ, और अगर उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं या आपके साथ में चर्चा कर सकते हैं डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। मुझे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे मैथ्स की वीडियो भी बनाना है। ओके, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।